मेरे साथ सौरभ दुबे अगर इस वक्त जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सौरभ, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं। आपको आवाज आ रही है आपको? जी जी, देवेश चंद्र ठाकुर। सौरभ, अगर ये कहते हैं कि मुझे मुस्लिम और यादवों का वोट नहीं मिला इसलिए मैं अब आपका कोई काम नहीं करूंगा, ये कैसा बयान है? और उनसे अब तक सवाल क्यों नहीं किए गए कि आखिर किस बिना पर ये बयान वो दे रहे हैं? और एक सांसद, संविधान की शपथ खाने वाला एक सांसद ऐसा बयान दे रहा है। देखिए आशा जी, निश्चित रूप से कोई भी पैनल के अंदर आप एंकर हैं, मैं हूं, कोई भी इस बयान से सहमत नहीं होगा। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और गैर संवैधानिक बयान है। साथ ही साथ ये व्यक्तिगत बयान है। क्या जदयू ने अपने किसी प्रवक्ता से बयान दिलवाया? क्या एक सांसद ने जिसने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, ये उसको ये नहीं पता कि जब आप संसद चुन करके आते हैं तो आपकी सारी जनता जो है वो उसके लिए आपको कार्य करना है। उसमें आप जो है अपने हिसाब से सिलेक्शन नहीं कर सकते कि इसने मुझे वोट दिया कि नहीं दिया, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध भी होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर अब तो इस प्रकार से अगर समाजवादी पार्टी के लोग जब वोट जिहाद की बात कर रहे थे, इनके कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के अंदर की मुस्लिम वोट जिहाद वाली बात कर रहे थे, तो क्या उस बयान को ये पार्टी का बयान मान लेते हैं? क्या जो मुस्लिम को आरक्षण देने की बात लालू यादव जी कह करके पीछे वापस बयान खींच लिया, क्या वो पार्टी का बयान इनको बाद में उन्होंने वापस नहीं लिया? इस तरह के जो कोई भी व्यक्ति अगर गैर जिम्मेदाराना बयान देता है तो निश्चित रूप से उस पर जो है पार्टी अंदरूनी तौर पे कार्रवाई करती है। पार्टी, जहां तक मुझे पता चला है सूत्रों से, जदयू कार्यालय से, कि पार्टी ने उनको जो है वो उनसे जवाब मांगा है कि आपने इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो क्यों दिया है। आप एक संवैधानिक पद पे हैं, जनता ने आपको चुन लिया है, आप सांसद हो गए। अगर आप चुन लिए गए, आप सांसद हो गए, तो जितनी भी जनता है वहां की, चाहे आपको वोट दे चाहे ना दे, आपका कर्तव्य है। तो सवाल आपने ज्यादा प्रियंका उस पर जवाब देना चाहती हूँ। प्रियंका, जिस तरह से सौरभ जी भी बोल रहे थे कि वो एक इंडिविजुअल का बयान है, भाई वो सभापति रहे हैं, समझ रहे हैं आप? सभापति रहे हैं वो, और वो व्यक्ति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ गैर संवैधानिक नहीं है, ये कास्टिस्ट है, ये जातिवादी है, मनुस्मृति से ये सोच होकर के आता है। देखिए नीतीश कुमार जी देवेश चंद्र ठाकुर ये मानते हैं कि नीतीश कुमार विकृत है। देवेश चंद्र ठाकुर ये मानते हैं कि नीतीश कुमार विकृत है। वो मानते हैं कि हमारे सीएम विकृत है। वो मानते हैं कि कितने। एक बार आपका सवाल प्रियंका, एक बार आपका सवाल हो जाए, रुक जाइए सौरभ, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जिस तरीके का हमको बस इतना जानना है कि देवेश चंद्र ठाकुर ये मानते हैं कि नीतीश कुमार विकृत है, क्योंकि वो जिस तरीके से उनका जातिवादी सोच उन पर हावी होता है, वो यही सोचते हैं कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं और नीतीश कुमार से लेकर के बाकी लोग जितने तमाम पिछड़े हैं वो पैर से पैदा होते हैं। सौरभ बोलिए, सौरभ दुबे। भी कास्टिस्ट अप्रोच है, इसकी निंदा होनी चाहिए पूरे देश भर में। प्रियंका जी ऐसी बात करती हैं तो बहुत हास्यास्पद इसलिए लगती है कि नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे तो तेजस्वी यादव जी को उप मुख्यमंत्री उन्होंने अपनी सरकार में बनाया था, और वो यादव समाज के थे, कोई विदेश से नहीं आए हुए थे, वो यादव समाज के ही व्यक्ति थे। तो नीतीश कुमार जी की शंका पे, जदयू पार्टी पे शंका करना मुझे लगता है पूर्णतः जो है वो कहीं से भी सही नहीं होगा। ये व्यक्तिगत दिया हुआ बयान है, व्यक्तिगत उनकी जो है। अगर ये व्यक्तिगत बयान है तो क्या सवाल पूछे गए हैं सौरभ? क्या कोई सवाल पूछा गया है देवेश चंद्र ठाकुर से? पूछा गया है आपने बयान क्यों दिया? मेरे सहयोगी सौरभ कुमार मेरे साथ हैं, वो बता दें एक बार। पार्टी ने क्या अलग किया है खुद से? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है सौरभ कुमार। हेलो जी जी सौरभ बोलिए। जी बिल्कुल, पार्टी ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया है और उन सभी जो नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यह देवेश चंद्र ठाकुर का एक निजी बयान है, और निश्चित रूप से पार्टी के तरफ से देवेश चंद्र ठाकुर को यह पूछा भी गया है कि आपने किस हालात में इस तरीके का बयान दिया है, क्योंकि पार्टी के जो भी नेता है उनका कहना है कि इस तरीके का बयान बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है और ये बिल्कुल बेतुका बयान है। एक जनप्रतिनिधि को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, और वो भी तब जब आप चुनाव जीत गए हो, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद आप सबके हैं। और नीतीश कुमार का जो भी
पार्टी लाइन रहा हो या जो भी पार्टी का स्लोगन रहा हो, उसमें ये है कि पूरा बिहार हमारा परिवार, सबका साथ सबका विकास, नीतीश सबके हैं। तो निश्चित रूप से अगर पार्टी का यह टैगलाइन है और उसके बाद अगर कोई सांसद इस तरीके का बयान देता है तो वो बयान कहीं ना कहीं सबको एक तरीके से कहे तो अचंभित कर देता है। चलिए उम्मीद की जानी चाहिए क्योंकि पार्टी ने इससे खुद को अलग कर लिया है और इसको खुद ही क्रिटिसाइज किया है, तो इस पर विरोध जो है, इस पर जो सियासत है वो बंद होनी चाहिए। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो ये बिहार में राजनीति मतलब ही कास्ट पॉलिटिक्स, ये साफ बिहार और कास्ट पॉलिटिक्स ये एक दूसरे के पर्याय हैं। ये साफ तौर पर ये स्थापित हो चुका है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और ये देन उन पार्टियों की है जो इस पर लगातार बिहार पर सियासत करते आए हैं। और उसमें एक बड़ा समय लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, भले उसमें बीजेपी का भी समर्थन रहा हो, ये सूट करता है क्योंकि उसी हिसाब से जो है कैंडिडेट्स भी डिक्लेयर किए जाते हैं, चुनाव होता है। लेकिन इस बार वो कितना चला इस चुनाव में हमें देखने को मिला। लेकिन अब एक अहम सवाल, और ये सवाल सौरभ जी मेरा आपसे है, समाजवादी पार्टी से जो मेरे गेस्ट बैठे हुए हैं, मनीष सिंह, माफ कीजिएगा मनीष जी, ये सवाल मेरा आपसे है। जब आप लोग कहते हैं जातीय आरक्षण की बात करते हैं, आप लोग क्यों इस बात को सपोर्ट नहीं करते कि जो ईबीसी है, जो बैकवर्ड क्लासेस है, आर्थिक आधार पर आरक्षण, अगर आप उसकी ही आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरोकारी करते तो फिर ये जो जातीय समस्या जी, ये जो उलझन है, क्या वो समाप्त नहीं होती? क्यों उसकी पैरोकारी नहीं होती? देखिए आशा जी, आपने सवाल जो पूछा है यह सवाल मीडिया की तरफ से नहीं पूछा जाना चाहिए, इसलिए कि जब संविधान प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था हमारे है कि जातिगत आधार पर आरक्षण, जिस समाज ने अपने जीवन को बहुत ही तंगहाली में जिया हो, जिस समाज ने अपने जीवन को बहुत ही दयनीय और बहुत ही खराब हालत में जिया हो, सामाजिक रूप से छुआछूत देखा हो, भेदभाव देखा हो, अपमान सहा हो, उस समाज को आप आर्थिक आधार पर कैसे आरक्षण दे सकती हैं? जिस समाज को आज भी दलितों की स्थिति जाइए, दलित बस्तियों में जाए, आज भी सड़कें नहीं है। हिंदुस्तान के 6 लाख गांव है हिंदुस्तान में, और ग्राम सभाओं की स्थिति देखेंगे आप तो जो दलित भाइयों की स्थिति है, अति पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उनकी जब स्थिति का आप मूल्यांकन करेंगी आशा जी, तो आपको भी व्यक्तिगत एक इंसान के रूप में बहुत तकलीफ होगा। और सबसे बड़ी बात, हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से जब हम मूल्यांकित भारत को करते हैं तो भारत एक व्यवहारिक देश है, भारत एक गांव का देश है। और जब हम अपने गांव की कल्पना करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? ये सवाल मैंने क्यों पूछा मैं आपको बताती हूँ, और प्रियंका भारती यहाँ पर है, इसलिए मैं उसका इस जवाब के साथ ये सवाल प्रियंका के पास ले जाना चाहती हूँ। 5 सेकंड जल्दी चाहता हूँ, 5 सेकंड जी। आशा जी, जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सालाना हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, क्या उनमें युवाओं को नौकरी देने की जो बात उन्होंने कही, क्या उसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया, पूरा किया? अगर 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी दी हो गई होती तो आज भारत के गांवों की स्थिति क्या होती? और आशा जी, समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि जातिगत गणना होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, सामाजिक न्याय की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। बिहार में हुआ ना मनीष जी, बिहार में हुआ। बिहार में क्या तथ्य निकले, उनमें एक तथ्य ये भी जान लीजिए प्रियंका भारती, और आप इस पर तवज्जो दीजिए। बिहार में सरकारी नौकरियों में जो ओबीसी तबका है, उसमें सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी किस तबके के पास है, आप ये बता दीजिए। सबसे कम, सबसे पिछड़ा हुआ जो तबका है मोसहर, उसको, और यादव जो कास्ट है, आप बताइए कितने लोग, यहां बता दीजिए, आज आंकड़े देकर के बता दीजिए कि किसके पास कितनी सरकारी नौकरियां गई। मैं आपको आंकड़ा देकर के बताती हूँ ना। यादव समुदाय जो 14% जिसकी हिस्सेदारी है, वहां के पॉपुलेशन में 1.4 ठीक से सुनिए, 1.4 उनकी भागीदारी है सरकारी नौकरियों में। ये तो उनके हालात है। तो जो लोग नैरेटिव चलाते हैं ना कि यादव तबका सबका हक खा गया, उनको ये जान लेना चाहिए कि इसीलिए जातिगत जनगणना जरूरी है, ताकि ये जो झूठा नैरेटिव चलाया जा रहा है इसको तोड़ा जा सके। और जो अभी आप सवाल पूछ रहे थे कि आर्थिक आधार पर क्यों नहीं हमारे मुसहर जाति का भी बता दीजिए, जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, जिससे मांझी जी आते हैं, वो भी बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। और इसीलिए तो मैं कह रही हूं ना कि जो भी आप बार बार कह रही हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए, ये तो सबसे बड़ा फॉल्स क्या बोले प्रोपेगेंडा है ये। क्योंकि इस देश में जाति के नाम पर ही सबके साथ भेदभाव होता है। अखिलेश यादव जी मंदिर गए, मंदिर धो दिया गया। जीतन राम मांझी मंदिर गए, मंदिर धो दिया गया। हमारे उपराष्ट्रपति, हमारे पिछले राष्ट्रपति मंदिर गए, मंदिर धो दिया गया। ये किस तरह की मानसिकता है? क्या उनके पास पैसे नहीं थे? आर्थिक तौर पर मजबूत थे, लेकिन सामाजिक तौर पर जो दृष्टिकोण है, जातिवादी दृष्टिकोण, उनको नहीं छोड़ता है, चाहे किसी भी पद पर चले जाए। इसीलिए अंबेडकर ने जब संविधान की रचना की, उसी समय इस बात को इंश्योर किया गया कि किसी भी तरीके से सामाजिक जो भेदभाव होगा उसके खिलाफ में आरक्षण
आरक्षण जैसा एक मजबूत औजार बहुजन तबके को दिया जाएगा। और इसी के हम पैरोकारी हैं। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ला करके सबसे बड़ा घोटाला किया गया इस देश में। रातों रात एक अठलखिया कम्युनिटी को देश में गरीब बता दिया गया। ये तो है भाजपा ही लोग। इसीलिए आज आप देख रही होंगे पिछले 2 से 3 दिनों में, क्या छोड़िए, जिस समय इलेक्शन का रिजल्ट आया उस समय में आपने देखा होगा कैसे अयोध्या के एक सांसद को, चुने हुए सांसद को, क्योंकि वहां दलित चुना गया, भाजपा के सारे लोग उनको गाली दे रहे हैं। तो ये इनकी मानसिकता इनसे झेला नहीं जा रहा कि एक दलित सांसद कैसे अयोध्या में सांसद बन गया। तो पूरी की पूरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सौरभ जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये समस्याएं जो अभी प्रियंका भारती ने गिनवाई, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि सबसे ज्यादा ओबीसी कैटेगरी में बिहार में यादव लोगों के पास, जो यादव समुदाय के लोग हैं, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में है। ये भी एक तथ्य है, ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज्यादा। लेकिन समस्या यहां पर यह है सौरभ कि आखिर संशोधनों की बात जब की जाती है, जब ये कहा जाता है आरक्षण, इसको लेकर के जब इस पर सियासत होती है, तो फिर क्यों नहीं इस पर विस्तार से व्यापक चर्चा शुरू हो। सिर्फ आपने क्योंकि वहां पर गणना करवा ली, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ठंडे बस्ते में पड़ गया आपका। जैसे ही यहां से वहां शिफ्टिंग हुई, एनडीए बना, ठंडे बस्ते में पड़ गया, उसका कुछ नहीं हुआ। इसीलिए तो मैं कह रही हूं। आशा जी, अच्छा बोल लीजिए सूरज। आशा जी, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और आरजेडी पिछड़ों की बात करती है, तो ऐसा लगता है कि सबसे अगर गरीब है पिछड़ों में तो वो अखिलेश यादव का परिवार और लालू यादव का परिवार। ऐसा लगता है कि वो लोग अल्टो में सफर करते हैं, मारुति में सफर करते हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सिर्फ वही लोग गरीब हैं, बाकी हम लोग सब अमीर हैं, हम लोग सब करोड़पति हैं। और या पिछड़े समाज की जब बात करते हैं तो वो यादव जो लालू यादव का परिवार है और अखिलेश यादव का परिवार है। इसके अलावा उनको कोई यादव समाज दिखाई नहीं देता, ना बिहार के अंदर दिखाई देता है, ना उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई देता है। किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर देख लीजिए, मुख्यमंत्री के रूप में देख लीजिए, पिताजी अगर मुख्यमंत्री थे तो बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनना पड़ा। उधर आरजेडी ने भी यही किया। तमाम जो भाई, अभी आपने देखिए परिवार के सदस्य के 6 लोगों को 7 लोगों को एक साथ टिकट दिया गया। ये है इनकी गरीबी। मेरे पास वक्त नहीं है प्रियंका, मुझे क्योंकि वक्त नहीं है, मैं वापस आपके पास आ नहीं पाऊंगी। ठीक है सौरभ जी, बताइएगा। मुझे आप लोगों को रोकना पड़ेगा, वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।